बेटा, नींद बहुत अच्छी आ रही होगी ना, लेकिन डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ प्रभु। बेटा, तुमने नीट यूजी की परीक्षा तो पास कर ली। अब आगे क्या होगा ये जानना चाहते हो? अब तुम्हें नीट पीजी की परीक्षा पास करनी होगी। वो कैसे प्रभु? चलो मानव, अब अपनी आंखें बंद करो। मैं तुम्हें पुस्तक रूपी प्रसाद देने वाला हूँ। इस प्रसाद को ग्रहण करके ही मानव ने वर्षों वर्षों से निरंतर परीक्षाओं में उत्तीर्ण किया है। जिंदगी में चाहे आप कितना भी तेज क्यों ना दौड़ लें, हुसैन बोल्ट के आप भतीजे क्यों ना हो, लेकिन एमबीबीएस में एग्जाम से तेज आप नहीं भाग पाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। सिंघम मूवी के अजय देवगन के जैसे वो गुंडे के पीछे भागते हैं, वैसे ही एग्जाम आपके पीछे भागती है। अबे साले, अबे कितनी जोर से दौड़ेगा तू? मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तेरे पीछे हूँ, भाग जितना भाग सकता है। मज़ा तो तब आता है जब कोई भी बाहर का आदमी जो नॉन मेडिको हो या जिसने एमबीबीएस नहीं की हो, उसे लगता है कि वाह 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 क्या ज़िंदगी जी रहा है, ओ हो। अरे अंदर आके देखिए, तब पता चलेगा। कोई भी रैंडम आदमी मिल जाएगा, अरे बेटा कौन सी ब्रांच से एमबीबीएस कर रहे हो? अरे सर्जरी है कि मेडिसिन है? अरे अंकल, नहीं होता है ब्रांच एमबीबीएस में, सब कुछ 19 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हैं आप? अरे नहीं बेटा, मतलब कि न्यूरो सर्जरी, हार्ट टू हार्ट, मैंने कौन सा डॉक्टर बनोगे? कुछ तो सोचे होगे ना। चाचा थोड़ा टाइम दीजिएगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले हम, उसके बाद आके सबसे पहले आप ही का इलाज करेंगे, ठीक है? माफ़ कर दीजिए, हाँ फ्री में कर देंगे इलाज, जाइए। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो प्रोसेस है वो काफ़ी मज़ेदार होता है, काइंड ऑफ पेनफुल भी होता है, बट दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू एज ए स्टूडेंट। जब आप एक मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, जब आप केसेस को हैंडल करना सीख रहे होते हैं, पहले 2 साल तो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ही होते हैं सिलेबस में, जिसमें कि आपको ज़्यादा हॉस्पिटल जाने की, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। फिर जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं, तब जाकर आपको ज़रूरत होती है सामने से पेशेंट को ऑब्जर्व करना और सीखना क्लिनिकल स्किल्स को। तो सीखने के क्रम में जब हम शुरुआती दौर में होते हैं तो हमको खुद नहीं पता होता है कि क्या सही तरीका है, क्या सही अप्रोच है। टीचर्स हों, हमारे सीनियर्स हों, वो हमें बताते हैं। अब किसी भी पेशेंट के पास अगर आप जाते हैं, और सबसे पहले तो कंसेंट, अपना इंट्रोडक्शन, फिर हम हिस्ट्री टेकिंग के प्रोसेस को शुरू करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग का प्रोसेस जो होता है, सबसे पहली चीज़ उसमें नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन और डेट ऑफ एडमिशन टू द हॉस्पिटल। अब आती है सबसे पहली चीज़, चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स यानी पेशेंट बताएगा कि उसे क्या तकलीफ हुई जिसने उसे हॉस्पिटल तक लाया। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, भांति भांति के पेशेंट्स होते हैं। अब एक पेशेंट अपनी चीफ कंप्लेंट्स लेकर आया कि पेट में गैस बहुत बनता है, एकदम ऐसे लगता है जैसे पूरा खाते हैं एकदम गैस बनने लग जाता है। दवा ववा लिए हैं अपने से, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है। तो अब इसका चीफ कंप्लेंट्स में क्या लिखें? मतलब लिख दे कि लॉट ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड इन स्टोमक, लॉट ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड इन स्टोमक, ऐसे लिख दें क्या? तो ऐसी स्थिति में सीनियर हो या प्रोफेसर हो, वो हमें बताते हैं कि नहीं, चीफ कंप्लेंट्स में वैसे लिखा जाता है जैसे पेशेंट ने कहा है, यानी कि पेशेंट की लैंग्वेज लिखी जाती है। लेकिन पेशेंट इतना चतुर है कि उसने गूगल पे खुद ही देख लिया कि उसे लिवर सिरोसिस हो चुका है। तो अब क्या फ़ायदा हॉस्पिटल आने का? चले जाइए, इंतज़ार करिए फिर अपने टाइम का आप। तो हमें क्या करना है, वो लॉट ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड इन स्टोमक नहीं लिखना है, हमें पूछना पड़ेगा, अच्छा तो आपको दर्द कहाँ है या फिर क्या तकलीफ़ है, प्रॉब्लम क्या है आपकी? तो अगर उसने कहा कि मतलब ये पहले दाहिने साइड में दर्द हुआ, तो हाँ ये चीज़ है कि पेन इन एब्डोमेन। अब क्या है, चीफ कंप्लेंट्स में हम पेशेंट की लैंग्वेज में, यानी कि जो लेमैन्स टर्म होती है, नॉन मेडिकल टर्म्स में हम सारी चीज़ों को मेंशन कर लेंगे। आइदर वो पेन इन एब्डोमेन हो, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो, या फिर फीवर हो। तो अब जैसे वो चीज़ है ना कि अब जैसे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग को हम डिस्निया नहीं लिखेंगे, है ना। पेन इन एब्डोमेन को हम पहले नहीं गैस्ट्राइटिस नहीं लिख देंगे, या फिर कुछ ऐसा नहीं, अपने मन से डायग्नोसिस वहाँ नहीं लिखना है। फिर आएगा हमारा अगला स्टेप, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। अब क्या है कि अब यहाँ से उन चीज़ों को हम इलेबोरेट करना शुरू करेंगे कि अगर एब्डोमेन में पेन है तो कब से शुरू हुआ, यानी कि माई पेशेंट वॉज नॉर्मल अप टू 6 months बैक, लाइक अगर 6 महीने पहले वो बिल्कुल नॉर्मल था। अब एक दिन क्या हुआ, हम जिस पेशेंट के पास हिस्ट्री लेने के लिए गए थे, वो पेशेंट ऑलरेडी एडमिटेड था और उसे असाइटिस था, यानी कि प्रेजेंटेशन जो था, वो जो दिख रहा था वो असाइटिस, क्योंकि अब्डोमिनल डिस्टेंशन काफ़ी ज़्यादा था, स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी एब्डोमेन में। तो मोस्ट कॉमनली द फ्लूइड कलेक्शन इन द पेरिटोनियल कैविटी लीड्स टू असाइटिस, तो जो एब्डोमिनल असाइटिस था।
तो एक चीज़ होती है हिस्ट्री टेकिंग में फर्दर पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री वही हो गई कि आप पेशेंट से उनके लाइफ से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि वो खाना डाइट कौन सी लेते हैं, या कोई एडिक्शन है, कोई लत है या नहीं उनको, हो सकता है वो सिगरेट पीते हो तो मेंशन करना पड़ेगा कितनी बीड़ी, कितने सिगरेट एक दिन में पीते हैं, या फिर अगर शराब है तो कौन सा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हर किसी का परसेंटेज अलग अलग होता है। ये एनसीईआरटी की बुक में भी पढ़ना है, बायोलॉजी में। तो हमारे एरिया में मोस्टली जो सरकारी हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स असाइटिस लेकर के एडमिटेड होते हैं, मोस्ट कॉमनली लिवर सिरोसिस का ही केस होता है। तो लिवर सिरोसिस ड्यू टू अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस मोस्ट कॉमनली, आई एम नॉट सेइंग कि हर पेशेंट वही होता है, बट और जो वो मेरा जो पेशेंट था वो अल्कोहलिक ही था, लेकिन ये बात हमें पता थी। तो पर्सनल हिस्ट्री में ये चीज़ मेंशन करनी पड़ती है कि वो शराब कितने टाइम से पी रहा है या फिर क्या कंज्यूम कर रहा है। चूँकि बिहार में शराब बंदी है, इट इज़ अ ड्राई स्टेट, यहाँ शराब बंदी है। तो अब वो इंसान जो है वो ये एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रहा था कि वो उसने शराब पी है, मतलब शराब वराब पीते हैं, कितना पीते हैं। तो अब वो जो है वो ना शराब वराब नहीं पीता है, कि शराब दारू नहीं पीते हैं, कुछ ना, वो सब ना, एकदम नहीं पीता है ना। और उनकी जो साथ में जो अटेंडेंट में उनकी वाइफ आई थी, वो मतलब इशारा कर रही थी कि बोलो, सच बोलो, और वो अरे नहीं पीता है ना, एकदम कहाँ 2-3 साल हो गया छोड़े हुए, नहीं पी रहे हैं। तब तक उनकी वाइफ को रहा नहीं गया। उतने दिन में अचानक से वो कहती है उतने देर में, डेली पीते हैं 2 बोतल के रोज, झूठ कितना बोल रहे हैं, बोलिए सच सच। अब वो आदमी है, वो गुस्से से अपनी पत्नी की तरफ देख रहा है। फिर जाकर उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो तारी होता है, तार के पेड़ से तारी, दारू, ये कम लगभग वो ही वॉज ए ड्रिंकर, क्रोनिक ड्रिंकर फॉर लास्ट 25 ईयर्स। 25 साल से वो तारी और दारू का सेवन कर रहा था। उसकी उम्र 55 साल थी और वो पिछले 25 साल से, 55 नहीं 45, 45 ईयर्स ऑफ एज था, और उसने पिछले 25 साल से वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था। सो वी रोट द हिस्ट्री। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो पूरा एक प्रोसेस है हिस्ट्री टेकिंग का, फिर अपने डायग्नोसिस तक पहुंचना, जो प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है वो बताना फिर टीचर के सामने, फिर उसमें जो करेक्शन होगा वो टीचर बताएंगे। तो ये एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक रात में कोई चमत्कार हो जाता है, या एक ही बार में कोई सीख जाता है, एक साल में कोई सीख जाता है। कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री टेकिंग है, आप पेशेंट्स को डील करते हैं, सामने से मिलते हैं, फिर आपका एग्जामिनेशन होता है। और एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेक्टिक पार्ट ऑफ MBBS जर्नी, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतनी ज़्यादा मोटी मोटी किताबें पढ़नी होती हैं, और फिर जाकर उनमें से रैंडमली कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्ज़ाम में आने होते हैं, और उसके लिए आपको पूरी की पूरी किताब रिवाइज़ करनी पड़ती है। और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होता है, आपको हर चीज़ लिखनी पड़ती है जाकर के वहाँ पर एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर को पढ़ के और सारे आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो ये बहुत टॉर्चरस हो जाता है टाइम्स, बट इट इज़ वॉट इट इज़। जैसा कि पहले भी वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि प्रेपरेडर ऐप से मैं अपनी नीट PG की प्रिपरेशन करता हूँ। तो रैपिड रिवीजन, जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन, या फिर अगर आपने किसी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, जैसे अभी मेरी प्रिपरेशन चल रही है, मेरा जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, या जैसे अगर उसी केस को मुझे देखने हॉस्पिटल में जाना है, तो मैं उस चैप्टर को पर्टिकुलरली एक बार रैपिड रिवीजन नोट से रिवाइज कर सकता हूँ, और उससे मुझे अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है और टाइम भी बच जाता है। तो 3500 इसका प्राइस पड़ा जो मैंने ऑर्डर किया है। इस नोट से पढ़ाई में मेरी कैसे हेल्प होती है ये मैं आज आपको बताऊंगा, और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी जैसे जो केस मैंने डिस्कस किया था, जिसके बारे में आपको बताया था, वो मेडिसिन और सर्जरी दोनों में ही पढ़ना होता है, और दोनों ही सब्जेक्ट फाइनल ईयर के पार्ट हैं। PSM जो है वो 3rd ईयर का पार्ट है। अब जैसे शुरू में रिवीजन के लिए स्ट्रेटजी दी हुई है, अगर पहला 50 दिन में आपको रिवीजन कंप्लीट करना है तो कौन से पार्ट, कौन से चैप्टर पे कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। तो आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंग भी अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं फर्दर। अब जैसे मेडिसिन का पार्ट है लीवर एंड GIT, मैंने इस चैप्टर को रिवाइज करना है। तो अब जैसे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो नीट PG की प्रिपरेशन पे फोकस्ड है, बट स्टिल अगर मेरे फाइनल ईयर एग्जाम्स से पहले मुझे वाइवा के लिए कुछ क्वेश्चंस याद करने, या फिर केस डिस्कशन से पहले मुझे एक बार उस टॉपिक का ओवरव्यू लेना है, तो वो बहुत आसानी से मैं इसे पलट कर ले सकता हूँ। अब जैसे असाइटिस की बात करें तो असाइटिस का डेफिनेशन, उसकी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं विथ फोटोग्राफ्स। तो ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है मेरे लिए, और मैं पहले भी यूज़ करता आ रहा हूँ, बट पहले
पहले मेरे पास सॉफ्ट कॉपी थी, यानी कि जो ऐप में मैं यूज़ करता था, अब मेरे पास हार्ड कॉपी हो गई तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आप लोग भी अगर इस नोट को परचेज़ करते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस नोट्स के साथ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्साइज़ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें एक जगह दी हुई हैं इसमें। और जो ये अगला नोट है, ये स्नैपशॉट है। बेसिकली इसमें जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो पीजी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उनका एक साथ कलेक्शन दिया हुआ है, सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो भी इमेजेस प्रोबेबल हैं आने के लिए, जो आ सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज जितने भी इमेजेस जिस चैप्टर में हैं, चैप्टर वाइज वो सारे कलेक्शन इसमें हैं। और इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि इमेज बेस्ड मेमोरी मुझे बनाने में बहुत आसानी होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है और आसान हो जाती है चीज़ें। अगर इमेज एक बार दिमाग में रह जाती है तो ये आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज़ तो पक्की है कि इमेज बेस्ड लर्निंग सबसे आसान और सबसे एफिशिएंट तरीका होता है। और मुझे ये तरीका काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है और ये किताब जो है मुझे मतलब अपनी पीजी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो अभी धीरे धीरे मैं इसको कंप्लीट करूँगा, धीरे धीरे इमेजेस को रिवाइज़ करूँगा। हेलो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि अब आने वाले टाइम में मेरे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं तो थोड़ा ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहने वाला है। तो आई होप कि आप लोग इसी तरह से वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर मी। वीडियो पे अगर व्यूज़ आते हैं तो आई फील गुड एंड इट मोटिवेट्स मी टू कीप ऑन मेकिंग सच मोर वीडियोज़। तो आई विल कीप ट्राइंग माई बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।